हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन पढ़ेंगे अपना आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो लगभग रह गया, यानी कि कुछ पॉइंट्स रह गए वो आज कवर करने वाले हैं। लगभग आपका खत्म हो चुका है। आज की क्लास में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन ने देख लिए थे, उसके टाइप्स देखे, रेंज देखी, किस तरीके से अपन उस रेंज को डिवाइड करते हैं वो देखा। टाइप्स में देखा कि किन किन की वजह से आपके स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो देखा, है ना। और नेक्स्ट देखिए कि किस तरीके से आपके किसी भी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम कितने रेंज पर आता है ना। तो सभी के लिए जो जितने फंक्शनल ग्रुप है उन सबके लिए अलग अलग प्रकार से आपके क्या हो रहा था, आईआर रेंज के अंदर पीक्स प्राप्त हो रही थी। साथ में ग्राफ देखा कि किस तरीके से आईआर ग्राफ बनाया जाता है। आईआर ग्राफ में मैंने बताया था कि इसके अंदर एक फंडामेंटल ओवरटोन्स नाम की पीक्स होती है। इनका मतलब क्या होता है, ये किस तरीके से आती है, आज अपन ये देखने वाले हैं। ओके, तो जब अपन ग्राफ बनाते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी रख रहे थे सेमी इनवर्स में, यहाँ इंटेंसिटी रख रहे थे, हाँ? तो अपने पास जो ग्राफ आ रहा था वो आपके इस तरीके से आ रहा था, इस तरीके से आ रहा था। इस ग्राफ में कहा था कि जो आपके पास इस तरीके से जो पीक बड़ी होती है, यानी कि जो लंबी वाली पीक होती है वो आपकी होती है फंडामेंटल पीक, फंडामेंटल। और जो आपकी छोटी छोटी होती है पीक्स, है ना, जो इनकी कोई अपने को वैल्यूज भी याद नहीं रखने की जरूरत पड़ती है, बस अपन को ये पता होता है कि ये ओवरटोन्स होते हैं ना, ये होते हैं ओवरटोन्स। अब बात आती है कि ये आते क्यों हैं, किसकी वजह से आते हैं, क्या होता है मॉलिक्यूल में ऐसा कि ये पीक्स प्राप्त होती है अपने को। वाइब्रेशन रोटेशन तो सब में होता है ना, एक्साइटेशन भी होता है सब में। तो कैसे, किस तरीके से एक्साइटेशन होगा, है ना, और किस तरीके से आपकी पीक प्राप्त होगी वो देखेंगे। फर्स्ट है फंडामेंटल पीक। देखो, फंडामेंटल पीक में हमेशा ट्रांजिशन जो होगा, एक्साइटेशन होगा, वो आपके क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से जो लोअर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट होगी उसी तक रह जाएगा। उस स्टेट से जो पीक प्राप्त आने वाली है वो आपकी होती है फंडामेंटल पीक। ओके, तो फंडामेंटल का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि इस तरीके से आपकी क्या होती है, स्टेट होती है, एनर्जी स्टेट होते हैं। इस तरीके से अपन एनर्जी स्टेट को शो करते हैं कि अपने पास एनर्जी स्टेट होगी। इनमें जो क्या होगा कि नीचे वाले ग्राउंड स्टेट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सबको पता है कि जितनी कम एनर्जी होगी किसी भी मॉलिक्यूल में वो उतना ही स्टेबल होगा और उनके इलेक्ट्रॉन भी वही होंगे, यानी कि ग्राउंड स्टेट के अंदर ही होगा। ग्राउंड स्टेट की सबसे कम एनर्जी होती है। अगर मान लो ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट 1, ये एक्साइटेड स्टेट 2, ये एक्साइटेड स्टेट 3, ये एक्साइटेड स्टेट 4, इस तरीके से कोई स्टेट होगी आपके। तो ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल्स था, एनर्जी के अंदर ग्राउंड स्टेट में कोई मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी थे, इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे ग्राउंड स्टेट में थे। जैसे ही अपन ने क्या किया, आईआर रेंज की रेडिएशन दी, है ना, जैसे ही अपन ने क्या किया, इसके साथ आईआर रेंज की रेडिएशन इसे दी, तो क्या होगा, जब किसी मॉलिक्यूल को अपन रेडिएशन देते हैं तो हाई स्टेट, ग्राउंड स्टेट से हाई स्टेट में जाता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन उच्च अवस्था की ओर जंप करता है ना। तो इसमें भी क्या होगा, जंप करेगा। अब पोजीशन ये होती है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ फर्स्ट स्टेट में चला जाए, या सेकेंड स्टेट में चला जाए, या थर्ड स्टेट में चला जाए, या फोर्थ स्टेट में चला जाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उतनी ही ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, क्योंकि उसे ज़्यादा एनर्जी मिली है। लेकिन अगर आपके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जैसे मुझे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, यानी कि मुझे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को भेजना है, तो उससे मान लो कितने की एनर्जी की जरूरत है, 20 किलो कैलोरी प्रति जूल की आवश्यकता है। तो वो केवल अगर आप इसे, है ना, 20 या 28, 19 दे रहे हो, ये जंप नहीं करेगा।
जितने की इसे रिक्वायरमेंट है, जितने की इसे रिक्वायरमेंट होगी उतने में ही जंप करेगा। अगर आप 30 दे रहे हो तब भी ये जंप नहीं करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होती है किसी भी मॉलिक्यूल को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए, उतनी ही एनर्जी अपने को प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, यानी कि 100 के आसपास कर दें, तो एक्साइटेड स्टेट हो सकता है कि 3 में चला जाए, 4 में चला जाए, कहीं भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कई प्रकार की पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि ग्राफ कैसे प्राप्त होगा, पहली बात तो है ना, ऐसा तो नहीं कि ऐसा डायरेक्ट ही अपन ने सैंपल डाला इसी तरीके से हो गया कि ग्राफ मिल गया अपने को, है ना। उसमें कुछ आपके जो सैंपल दिया गया है उसमें कुछ चेंजेस होंगे। वो चेंजेस क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन ही होता है एक तरीके से, है ना। अगर IR देखो, जैसे UV स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा था, उससे जो पीक प्राप्त हो रही थी, है ना। इसमें भी क्या होगा, ट्रांजिशन ही तो होगा एक, यानी कि इसके अंदर वाइब्रेशन के थ्रू ट्रांजिशन होगा, यानी कि वाइब्रेशन प्लस ट्रांजिशन ऐसे कुछ साथ में होंगे, है ना। और जबकि UV स्पेक्ट्रम में केवल इलेक्ट्रॉनिक का ट्रांजिशन ही हो रहा था। यहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, जंप करेंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। तो तीनों चारों पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपका क्या, या ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन जहाँ था वहीं रह जाए, यानी कि जो उसे एनर्जी मिली है उससे कोई एक्साइटेशन नहीं हुआ उसे, है ना। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। 3-4 प्रकार की पॉसिबिलिटीज होगी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, फर्स्ट, अब सबसे अगर देखा जाए इनका एनर्जी ऑर्डर तो कितना होगा, एनर्जी ऑर्डर एनर्जी ऑर्डर देखा जाए इसका तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, GS की होगी, ग्राउंड स्टेट की, फिर E1 की, फिर E2 की, फिर E3 की और फिर E4 की। ये है एनर्जी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा एनर्जी होगी E4 की, है ना। तो मैंने कहा कि जिसमें जाएगा, अगर फंडामेंटल पीक्स आ रही है तो वो किसकी वजह से आएगी, जो आपके सबसे कम एनर्जी लेवल का एक्साइटेड स्टेट होगा। सबसे कम एनर्जी लेवल का एक्साइटेड स्टेट कौन सा, E1। अगर आपके कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके E1 में ही जा रहा है, ओनली E1 में ही, तब आपके पास जो पीक प्राप्त होगी वो होती है आपके फंडामेंटल पीक प्राप्त होती है। ओके, ये होता है इसका रीजन कि आपकी फंडामेंटल ओटोज 2 प्रकार की पीक्स क्यों पाई जाती है, जबकि आपकी UV स्पेक्ट्रा के अंदर आपके किस तरीके की पीक प्राप्त हो रही थी, ओनली इस तरीके से ब्रॉड पीक प्राप्त हो रही थी, जबकि यहाँ शार्प पीक प्राप्त हो रही है ना। तो ये पीक्स अलग अलग प्रकार की क्यों होती है, वो रीज़न केवल एक ही है कि आपके जब ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ तो क्या था, नॉर्मल ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है, यहाँ साथ में वाइब्रेशन भी होगा और रेंज भी थोड़ी ज़्यादा दे दी अपन ने, एनर्जी रेंज है ना, तो रेंज का डिफरेंट भी हो गया यहाँ। तो यहाँ क्या होगा कि केवल 2 प्रकार के ट्रांजिशन संभव होते हैं, कि या तो है कि ग्राउंड स्टेट यानी कि जो लोअर एक्साइटेड स्टेट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाए, या इसके ऊपर भी चला जाए। तो अगर आपके लोअर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट यानी कि सबसे कम एक्साइटेड स्टेट वाली एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो पीक प्राप्त होगी वो फंडामेंटल पीक प्राप्त होगी। ओके, और अगर आपके पास जो फर्स्ट में जाके सेकंड में भी चला गया, थर्ड में भी चला गया, फोर्थ में भी चला गया, तो इस कंडीशन में जो पीक्स प्राप्त होने वाली है वो ओवरटोन्स कहलाती है। ओके, तो ये हो गई दोनों की परिभाषा है कि ओवरटोन्स क्या होता है, फंडामेंटल पीक क्या होती है। ओके, तो इनकी वजह से कोई पीक प्राप्त होती है कि अलग अलग प्रकार की पीक्स मिलती है। यहाँ तक जंप कर रहा है, मान लो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, तो ये जो नॉर्मल पीक प्राप्त हो रही है, मानो कि यही हो रही है फंडामेंटल पीक। और अगर आप जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में 1 2 3 4 5 6 में चला जाएगा कोई इलेक्ट्रॉन, तो आपके पीक्स में क्या हो गई, ओवरटोन्स हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी पीक्स प्राप्त होगी जिनको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है। जबकि फंडामेंटल पीक को अपन डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट होगा, जबकि फंडामेंटल पीक्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के या बिना किसी डाटा के। तो इन्हें डिफाइन करने के लिए आगे फिर से कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, उससे के द्वारा अपन इन्हें डिफाइन करते हैं। ओके, ये थे अपने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो रह गए पॉइंट्स, ओवरटोन्स क्या होते हैं और फंडामेंटल पीक्स क्या होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
आपके आईआर स्पेक्ट्रा में रहा है, जैसे कि किसी भी यानी कि कोई इफेक्ट आ जाए, आपके पास कोई इफेक्ट दिया गया है, उसकी वजह से अगर आईआर स्पेक्ट्रा में चेंजेस आ रहे हैं तो वो देखने वाले हैं। तो मोस्टली मॉलिक्यूल्स में क्या पाया जाता है कि आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या किसी भी मॉलिक्यूल में चेंजेस होगा या नहीं होगा वो देखने वाले, और साथ में अपन साइज का इफेक्ट भी देखने वाले हैं कि फ्रिक्वेंसी में कितना चेंजेस आता है। ओके, क्योंकि आपकी जो फ्रिक्वेंसी दी गई है, जो मैंने आपको रेंज लिखवाई आईआर स्पेक्ट्रा की, वो फिक्स तो होती नहीं है कि हाँ उतनी की उतनी आएगी। मान लो कोई ग्रुप ही ऐसा आ जाए उसके पास कि उसकी वजह से उसकी प्रकृति ही चेंज हो रही है, तो उसके अंदर क्या होगा, फ्रिक्वेंसी में चेंजेस आएंगे, है ना। तो ये फ्रिक्वेंसी में, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है अपना प्रैक्टिकली मेथड है, अपन थ्योरेटिकली अपन इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते जितना अपन इसे प्रैक्टिकली करके एक्सप्लेन किया जा सकता है। ओके, यानी कि हर एक स्पेशल मॉलिक्यूल के लिए उसका स्पेशली स्पेक्ट्रम आएगा, स्पेशल स्पेक्ट्रम आएगा, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी उतनी ही अलग होगी, है ना। तो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अपने को अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा के ही यूज़ करना पड़ता है कि इसमें ऐसा हुआ होगा, इसमें ऐसा हुआ होगा, क्योंकि थ्योरेटिकली तो अपन क्या करते हैं कि हाइपोथेटिकली फॉर फिनोमेना यूज़ करते हैं, है ना। यानी कि अपन कह सकते हैं कि कल्पनाओं के अंदर अपन बात करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये अपने को कभी भी पता नहीं रहता। जैसे मैकेनिज्म में ऐसा ही तो होता है कि ऐसा हो रहा होगा, ऐसा ये होगा कि इसने यहाँ अटैक किया होगा, इसने यहाँ अटैक किया होगा, तभी जाके ये बना हुआ होगा, है ना। तो ओवरऑल अपन लास्ट कंक्लूजन तक निकल ही जाते हैं, क्योंकि थ्योरी के अंदर क्या होता है, कल्पनाओं के अंदर ही व्याख्या की जाती है कि ऐसा हुआ होगा। प्रैक्टिकली चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादा कल्पना ही की जाती है। ओके, कि ऐसा हुआ होगा। तो अपने पास जो आईआर स्पेक्ट्रम हो रहा है उसके अंदर पीक्स कम क्यों आई है, ज़्यादा क्यों आई है, वैल्यू में जितना चेंजेस क्यों आया, वो कॉन्सेप्ट लगा के ही अपन ज्ञात करते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो क्या होगा, फ्रिक्वेंसी में कमी आएगी। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगी, कमी आएगी। जो वैल्यू जितने पर होनी चाहिए उतने पर नहीं आएगी, उसकी डिक्रीज कर जाएगी वैल्यू। ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, जैसे अपने पास है CH, ऐसे कोई मॉलिक्यूल दिया गया है अपने पास, एक अपने पास ये, तो इनमें पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आपके पास फ्रीक्वेंसी किसकी होने वाली है ना। तो फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, एल्डिहाइड के केस में, यानी कि इसी को कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आपकी इसकी होगी, इसमें कम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है, इसकी वजह से वैल्यू में कमी आ जाएगी। ओके, और अगर आपके पास यहाँ OH लगा दे, तो यहाँ OH है तो OH और CH की क्या हो गया, दूरी हो गई, यानी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, और जो ऊपर वाले में है आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से C डबल यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बन सकती है। बट यहाँ क्या होगा, एकदम डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण क्या होगा कि वैल्यू में कमी आ जाएगी। तो अपन फ्रीक्वेंसी यानी ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी का ये हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा आईआर की वैल्यू इसमें, आईआर की वैल्यू इसमें आएगी और इसमें कम आएगी। ओके, इस तरीके से अपन ज्ञात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फ्रीक्वेंसी में कमी आती है। नेक्स्ट केस होता है साइज का इफेक्ट। साइज का क्या कर सकते हैं अपन, अगर पास साइज से भी अपन डिफाइन कर सकते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, किसकी कम होगी। जैसे जैसे किसी मॉलिक्यूल्स का या किसी रिंग के कॉन्सेप्ट में देखें, साइज इंक्रीज हो रही है तो आपकी फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाएगी, साइज इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाएगी। ओके, कैसे, जैसे अपने पास कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, ऐसे कोई मॉलिक्यूल दिएगा ना। अब आपको आईआर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आईआर फ्रीक्वेंसी किसके केस में निकाल सकते हैं, इसी के केस में निकालना है, यानी कि अपना सब सेम मॉलिक्यूल। तो ये हो गया कि इसके केस में अपन क्या कर रहे हैं, आईआर की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं।
अब बात आती है कि किसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, तो काफ़ी जैसे साइज इंक्रीज होगा। साइज किसका देखेंगे, अब रिंग का ही साइज देखेंगे। जैसे जैसे रिंग का साइज इंक्रीज होगा फ्रिक्वेंसी में कमी आएगी। तो अपना ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि सबसे कम फ्रिक्वेंसी इसकी होगी, जबकि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इसकी होगी, और सबसे ज़्यादा तो इसकी फ्रिक्वेंसी होने वाली है और सबसे कम इसकी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है अपने पास कि अपन साइज के आधार पर भी किसी भी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी होता है कि आपको फिक्स रेंज पूछ ले कि इसकी रेंज बताइए कि कितनी आएगी, वरना आपको पूछने वाला है कि किसकी सबसे कम होने वाली, किसकी सबसे ज़्यादा होने वाली है। कोई ये नहीं पूछने वाला कि कितने पर रेंज प्राप्त होती है, और अगर पूछेगा तो देगा साथ में, फिर ग्राफ ही बनाना होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होता है केवल अपने। अब दूसरा कॉन्सेप्ट और क्या लगा सकते हैं कि रिंग स्ट्रेन की वजह से ऐसा हुआ होगा, है ना। रिंग स्ट्रेन का मतलब ये होगी कि आपके जो वलय में तनाव हुआ होगा तभी ऐसा पॉसिबल हुआ होगा। जैसे अपन बेयर का सिद्धांत पढ़ते हैं। बेयर का सिद्धांत कहता है कि अगर आपके पास कोई रिंग है, रिंग के अंदर क्या हो, बॉन्ड एंगल कम हो, तो बॉन्ड एंगल जैसे जैसे किसी रिंग का कम होता है तो उसमें स्ट्रेन सबसे ज़्यादा हो जाता है, यानी तनाव सबसे ज़्यादा होगा। तनाव होगा तो वो ब्रेक भी इजीली होगी। जैसे अपन एपोक्साइड की अपन रिएक्शंस देख रहे थे, एपोक्साइड की रिंग इजीली ओपन हो रही थी, है ना। वो क्यों हो रही थी, वो 3 मेंबर्ड रिंग थी। 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेन पाया जाता है, बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है, वो इजीली ब्रेक हो जाती है, वो अनस्टेबल होती है कुल मिला के। ओके, जबकि जैसे जैसे किसी रिंग के अंदर साइज एंगल इंक्रीज होता है वो स्टेबल रिंग होती है। ओके, तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि यहाँ क्या है, रिंग स्ट्रेन है, यानी कि वलय तनाव है। यहाँ इसकी वजह से इसमें क्या होगा, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, जबकि ये आपके स्टेबल स्पीसीज हो गई और ये इसमें स्टेबल स्पीसीज हो गई, तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी कम होती है। ओके, ये था अपने IR का कॉन्सेप्ट, आज कंप्लीट हो चुका IR भी। ओके।